के उदाहरण, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण रह गए थे। उदाहरण, तो प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है सबसे पहले वस्तु का दिखाई देना। हमें वस्तु किसके द्वारा दिखाई देती है? परावर्तन के कारण तो दिखाई देती है। वस्तु का दिखाई देना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा का चमकना। चंद्रमा का चमकना, चंद्रमा का चमकना। और ग्रहों का चमकना, ग्रहों का चमकना। सबसे पहले क्या आती है उदाहरण में? वस्तु का दिखाई देना। वस्तु में किस के कारण दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश की किरण आई और आते उस पे क्या हुई? उस बिंदु पर आके टकराती है, टकरा के वापस परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित। तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है, तभी तो परावर्तित हो रही है, टकरा रही है उस वस्तु पे, तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी और परावर्तन हो जाएगा, उसका परावर्तित हो जाएगी, वो वापस लौट जाएगी। तो उस वस्तु का क्या देना? दिखाई देना। चंद्रमा का चमकना, ग्रहों का चमकना। और रात्रि के समय, रात्रि के समय रोड के संकेतों का चमकना। रोड के संकेतों का चमकते हुए दिखाई देना, दिखाई देना। और रात्रि के समय क्या? रोड पर संकेतों का चमकते हुए दिखाई देना। दर्पण का प्रतिबिंबन, मतलब दर्पण में प्रतिबिंब बनना, दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण नया बनना। और सफेद रंग अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश या ऊष्मा अधिक उत्सर्जित करती है। मतलब सफेद रंग क्या है? सफेद रंग, सफेद रंग के बारे में देखते हैं। सफेद रंग अन्य रंगों की तुलना में, अन्य रंगों की तुलना में, अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश या ऊष्मा अधिक परावर्तित होती है। प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में प्रकाश या ऊष्मा को अधिक परावर्तित करती है, को अधिक परावर्तित करती है। और एक और देख लेते हैं, क्यों करती है? इसी कारण रेगिस्तान में, रेगिस्तान के भागों में, मतलब रेगिस्तान के क्षेत्रों में क्या पहनावा होता है? वो मकानों का रंग, गाड़ियों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? सफेद होता है। और जबकि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में गहरे रंग का प्रचलन ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सफेद कपड़े। तो उसमें क्या है कि प्रकाश की किरण आएगी तो उसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं करेगी, केवल और केवल क्या करेगी? परावर्तित कर देगी। तो हमें क्या होता है? ठंड का अनुकूल या महसूस होता है। ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण। अब समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं।
समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण की, जैसे ये कोई तल है, ये क्या है? समतल दर्पण, एक तरफ पॉलिश की हुई होती है। ये क्या है? बिंब, बिंब। और ये क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। उसकी छाया बनना मतलब दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। ये कोई वस्तु है या बिंब मान लो, वस्तु। अगर यहां से किसी प्रकाश की किरण गुजर जाएगी तो क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं समतल दर्पण की। प्रकृति में पहले देखते हैं, ये क्या आभासी होगा, आभासी और काल्पनिक। काल्पनिक, सीधा, पार्श्व, उल्टा। सीधा भी बनेगा, सीधा, पार्श्व, पार्श्व, उल्टा। अब पार्श्व का अर्थ देखते हैं। पार्श्व का अर्थ क्या है? बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर। तो दायां भाग किस ओर? बाईं ओर। और बायां भाग दाईं ओर। पार्श्व का अर्थ समझ में आ गया? पार्श्व का क्या है? पार्श्व उल्टा होना मतलब भाग, ये दायां भाग है तो किस साइड में देखेगा? दाईं ओर। और बायां भाग है वो किस साइड में देखेगा? दाईं ओर। बिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो पहला देखते हैं पॉइंट, प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु पर तो कैसी होगी? आभासी, आभासी होगा। तो क्या होगा? काल्पनिक, सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। लेकिन क्या होगा? पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। पार्श्व का अर्थ, पार्श्व उल्ट मतलब दायां भाग, दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर, दाईं ओर। अब इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट, वस्तु के क्या होता है? ये बराबर होता है, वस्तु, वस्तु के बराबर। तीसरा पॉइंट देखते हैं, और क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या? अनंत। किस पर बनेगा? अनंत पर। ये क्या है? एक समतल दर्पण है माना कि यहां से अगर कोई वस्तु या प्रतिबिंब वस्तु फोकस डालते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहाँ पे। तो ये दूरी और ये दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या मतलब, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वस्तु जो प्रतिबिंब डाला जाता है उस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब। इसकी चलचित्र छाया कहाँ बन रही है, ये उसे कहते हैं प्रतिबिंब। अब और चौथा पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल के कितने अक्षर के कितने अल्फाबेट अल्फाबेट का मतलब कैपिटल अक्षर, कैपिटल अक्षर अल्फाबेट का प्रतिबिंब, अल्फाबेट का प्रतिबिंब बिंब के समान ही बनता है, बिंब के समान ही बनता है। प्रतिबिंब किसके समान बनता है, बिंब के समान ही बनता है। जैसे देख लेते हैं ए अक्षर, तो इसको प्रतिबिंब समतल दर्पण में डालेंगे तो इसका अक्षर कैसे बनेगा, वही ए अक्षर बनेगा। अब जैसे देख लेते हैं और एच को ऐसे लिखते हैं तो प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब पड़ेगा तो बिंब कैसा बनेगा, एच इस रूप में ही बनेगा। और देख लेते हैं आई को हम किसके द्वारा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई को, कैपिटल आई को, तो प्रतिबिंब किस रूप में प्राप्त होगा, देखो बिंब को इस रूप में ही प्राप्त होगा। और देख लेते हैं एम अक्षर है, अगर समतल दर्पण पे कराएंगे तो एम किस रूप में प्राप्त होगा, इस रूप में। ऐसे कौन कौन से अक्षर है, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये कैपिटल अक्षर, स्मॉल अक्षर नहीं बनेंगे, कैपिटल अक्षर ही क्या बनेंगे, जैसे थे वैसे ही प्राप्त होते हैं हूबहू। इसका प्रतिबिंब बनेगा वही बिंब उसी आकार का बनेगा, प्रतिबिंब भी और बिंब भी उसी आकार का बनेगा। अब देखते हैं इसकी नोट लिखते हैं, नोट किसी भी आकृति या चित्र में समतल दर्पण किसी भी आकृति या चित्र में समतल दर्पण में बनने वाला बनने वाला प्रतिबिंब ठीक वैसा ही बनने वाला प्रतिबिंब ठीक वैसा ही बनता है, जैसा उस चित्र में बना हुआ है, जैसा उस चित्र को पीछे से देखे जाने पृष्ठ, जैसे पृष्ठ के पीछे से दिखाई देता है। नोट यदि किसी भी आकृति या चित्र समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब ठीक वैसा ही बनता है जैसा उस चित्र में
पीछे देखे जाने पर पृष्ठ के पीछे से, मतलब पृष्ठ या पीछे से देखे जाने वाले चित्र या पृष्ठ के पीछे से दिखाई देता है। जैसे ये ए अक्षर है, इसको हम समतल दर्पण पर देखते हैं, इसका बिंब तो किस रूप में प्राप्त होगा, ए के रूप में। उल्टा है सीधा है नहीं बनेगा, केवल और केवल क्या होता है इसमें, समतल ही बनता है। जैसा था वैसा ही प्राप्त होता है इसमें। और जैसे एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल उदाहरण दे देते हैं। घड़ी के समय का समतल दर्पण, मतलब घड़ी में समय का समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, में प्रतिबिंब। अब इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। घड़ी में 8:25 हो रही है। 25 मिनट का प्रतिबिंब समय होगा, प्रतिबिंब का समय होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। घड़ी में क्या बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:25 हो रहे हैं। तो उसका प्रतिबिंब का समय होगा, उसका सही समय क्या होगा, तो उसका सही समय निकालेंगे 11:60 में निकालेंगे। तो 11:60 में निकालेंगे तो 8:25 तो निकालो, एक हासिल देगी 10 में से 5, और यहाँ पे कितने थे 5, 5 में से 2 निकाले तो 3, और 8 में से 11 में से 8 निकालते हैं तो 3, तो कितने बच गए, 3:35। ये क्या आ गया, अपना सही समय आ गया। उस घड़ी में समतल दर्पण, मतलब ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है, 12, 3, 6, 9, ये समय है। 8:25 हो रहे हैं। तो देखो 8:25 हो रहे हैं, तो ये थोड़ी आगे होगी, 8 से आगे होगी। और 25 ये छोटी वाली सुई है, ये बड़ी वाली मिनट वाली सुई। 8:25, मतलब 5, 10, 5, 15, 5 के 20, 5, 25, 8:25 हो रही है। तो ये लो 8:25। अब इसको हम क्या करेंगे, समतल दर्पण में देखते हैं। ये क्या है, समतल दर्पण लगा देते हैं इस घड़ी के ऊपर, तो देखते हैं तो इसका सही समय क्या होगा, 3:35 हो रही है। इसको हम समतल दर्पण में देखेंगे तो 3 तो ये घड़ी देखो समतल दर्पण में देखने पर ये सही समय क्या है, ये तो क्या है, समतल में देखने पर मिलता है ये समय, तो समतल में, और ये क्या है, सही समय। तो देखो 12, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसको समतल दर्पण में प्राप्त करते हैं वैसे तो 3:35। तो 3 से थोड़ी आगे होगी छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, 35। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 5, 30, 35, ये यहाँ पे होगी मिनट वाली सुई। सही समय क्या होगा, यहाँ पे ये समतल दर्पण में देखने पर ये समय क्या था, 8:25। और इसको हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, 11:60 में निकाल सकते हैं। अब दूसरा समय देखते हैं। जैसे आपके पास आ गए 12:10, तो इसको निकालने में किससे निकालेंगे, 23:60 से, 23:60 से निकालते हैं। 23:60 में घटाएंगे तो 0, 5, 1 और 1, कितने बज गए, 11:50 हुई है। कितने बजे हैं, 11:50 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसका एक समतल दर्पण में उदाहरण देखते हैं इसका।
अगर कोई समतल दर्पण है, एग्जाम्पल एक व्यक्ति दर्पण की ओर क्या कर रहा है, दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है। किस वेग से चल रहा है, v वेग से, v वेग से गतिशील है। v वेग से गतिशील है, तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब किस रूप में बनेगा, 2v वेग से, 2v वेग से गति करेगा, 2v वेग से गति करता है। जब एक व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा है, v वेग से क्या है, गतिशील है, तो उसका प्रतिबिंब क्या करेगा, 2v वेग से गति करेगा, 2v वेग से गति करेगा। और एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण अपने आकार व लंबाई में 2 गुने लंबाई से 2 गुने आकार व 2 गुनी लंबाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है। एक समतल दर्पण है, अपने आकार व लंबाई से 2 गुने आकार, क्या करते हैं, से 2 गुने आकार की 2 गुनी लंबाई की वस्तु को पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है। एक दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, सीधा खड़ा होता है, क्या है, समतल दर्पण है। इस पे अगर क्या होगा, एक व्यक्ति है सामने से आ रहा है, क्या कर रहा है, सामने से आ रहा है और v वेग से आ रहा है, v वेग से क्या है, गतिशील है, तब वो प्रतिबिंब क्या होता है, इस पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, 2v वेग से गति करता है, 2v वेग से क्या करता है, गतिशील होता है। अगर व्यक्ति की गति क्या है, v है, माना कि उसकी गति क्या है, 1 है, तो उसका वेग प्रतिबिंब की वेग से क्या होगा, ज्यादा, मतलब प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा, 2। व्यक्ति का वेग कितना है, 1 है, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, 2। तो क्यों होगा, क्योंकि उसका वेग क्या हो जाता है, 2 गुना, प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना। एक समतल दर्पण अपने आकार व लंबाई से 2 गुने आकार, मतलब उसका आकार क्या हो जाता है, 2 गुना, तो 2 गुनी लंबाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना लेता है। क्या कर लेता है, वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना लेता है। अब एक समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, आपतित होती है, उसी क्षण दर्पण पर बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा कोण, इस पर बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा कोण होता है। अगर ये समतल दर्पण है, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी और वो कोण क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा, और थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित वेग का क्या हो जाएगा, 2 थीटा कोण बनेगा। क्या बनेगा, 2 थीटा कोण बन जाएगा। जैसे ये कोई समतल दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तब तो कितने थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, और परावर्तित प्रकाश 2 थीटा वेग से क्या हो जाएगा, इस किरण को वापस घूम जाएगी, इस किरण से आकर के, तो कितना 2 थीटा कोण बन जाएगा, कितने डिग्री का,
2 थीटा कोण बन जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। समतल दर्पण का दूसरा एग्जांपल, वो तो पहले सूत्र देख लेते हैं। दो समतल दर्पण जो आपस में होते हैं, दो समतल दर्पण, जैसे ये समतल दर्पण है और सामने भी क्या है, एक समतल दर्पण है। तो दो समतल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों दूसरे एग्जाम सूत्र है प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एन के द्वारा, स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 360 माइनस थीटा, तो थीटा को क्या कहते हैं हम, दो दर्पणों के मध्य के कोण। जैसे ये कोई दो दर्पण है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, इधर भी सामने क्या है, एक समतल दर्पण है, तो इनके मध्य के कोण को क्या कहते हैं, थीटा। तो इस थीटा, दो दर्पणों के मध्य के कोण को, दो दर्पणों के मध्य के कोण। जैसे आपके पास एग्जांपल आ जाए, और एक नोट और लिख लो, नोट यदि n का मान सम हो, क्या हो, सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 क्या होगी, n-1 होगी। नोट यदि संख्या का मान, यदि n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या आ जाए हमारे पास, तो वो किस रूप में आए, सम संख्या में आए, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, n-1 होगी। तो n-1 का मतलब क्या है, उत्तर आ जाए हमारे पास। जैसे उत्तर आ गया, उत्तर क्या हो, सम संख्या में हो, सम संख्या में आने पर, क्या करेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करें। ये नोट लिख लो। जैसे देख लेते हैं एक उदाहरण, एग्जांपल देखो। दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो एग्जांपल देख लेते हैं, दो समतल दर्पणों के मध्य, दो समतल दर्पण एक दूसरे की, क्या होगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या मतलब n, स्मॉल n की संख्या क्या होगी। तो आंसर देखते हैं इसका। तो समतल दर्पण का सूत्र क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या मतलब n बराबर 360 बटे में थीटा। थीटा क्या है, दो दर्पणों के मध्य के कोण, मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखते हैं 360 बटे 90, 9 चौक 36, तो कितना है, 4। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 4। लेकिन हमारे तो नोट में क्या लिखा हुआ है, सम संख्या,
सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की क्या हो, सम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 करनी है। क्या करनी है, n-1। तो n की संख्या कितनी है, 4, 4 - 1 बराबर 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 3। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, उत्तर आ गया हमारे 3। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि दो दर्पणों के मध्य थीटा कोण, दो दर्पण है, दो दर्पणों के मध्य थीटा कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गए। तो n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो 360 बटे थीटा का मान क्या है, 120, बार दिया 36, 3 कितना आ गया, 3। ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये विषम संख्या कितनी आ गई, 3। अब ऐसे ही आ जाए एक क्वेश्चन और। थीटा कोण कितना तो आया इसका, 50। थीटा कोण 50 आ जाए तो इसका निकालना हो तो निकालो। 360 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एवं 5 5 10, 5 3 15, 5 6 20, 55 25, 5 6 30, 5 7 35। फिर कितने बच गए, 5 7 35, एक बच गया तो एक बिंदी और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 7.2। तो इसका लगभग मान कितना माना जाएगा, 7 ही माना जाएगा। इसमें सम संख्या कितनी है, 7। तो इसको विषम संख्या कितनी है, 7 है, तो सम संख्या नहीं है तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर सम संख्या हो तो हमें क्या करना होगा, एक कम करना होगा। उस संख्या में से क्या करना है, एक कम करना है। अब यहाँ पे कितने हैं, 7.2। अगर यहाँ पे 7.6 आ जाते तो अपन क्या मान लेते, इसका उत्तर 8। कितने मान लेते, 8। और 8 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो एक काटेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 7। क्या आएगा, 7। अब और देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल, दो समतल दर्पण प्रति समांतर है। क्या है, समतल दर्पण दर्पण प्रति समांतर है, प्रति समांतर, प्रति समांतर हो तो क्या कहेंगे, प्रति समांतर है। प्रति समांतर का मतलब ऐसे, ये प्रतिबिंब क्या है, ऐसे रूप, इस रूप में है प्रति समांतर, एक दूसरे प्रति समांतर। तो थीटा का मान, इसका मान कितना है, प्रति समांतर हो गए मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 360 बटे 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 36, 2। तो सम संख्या आ गई, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, सम संख्या है तो क्या करेंगे, n-1, n-1 करेंगे तो n का मान कितना है, 2, 2 - 1 बराबर कितना है, प्रतिबिंबों की संख्या 1 आ गई। जब दर्पणों के मध्य असममित अवस्था, असममित अवस्था, जैसे ये कोई दर्पण है, इनके मध्य क्या है, कोण, तो ये क्या बन रहा है, θ1 कोण, और ये क्या है, θ2 कोण। क्या है, ये कोई वस्तु है, समतल दर्पण। तो ये कोण कितनी डिग्री का हो, 45 डिग्री का। जैसे 45 डिग्री का, तो ये कोण भी क्या होगा,
45 डिग्री का। जब असममित हो इसमें ये थीटा 1 और ये क्या है थीटा 2, ये कितने डिग्री का हो 30 डिग्री, और ये क्या हो, ये माना कि क्या है 30 डिग्री थीटा कोण, और ये कितना है बच गया 90 मतलब 60 डिग्री। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो ये कौन सी अवस्था होगी, थीटा 1 बराबर थीटा 2, ये क्या है असममित अवस्था, असममित अवस्था, असममित अवस्था हो गई है। क्यों, इनका कोण का मान क्या है, इसका 30 डिग्री, थीटा 1 का मान कितना है 30 डिग्री, तो थीटा 2 का बच गया कितना 60, और इसमें थीटा 1 का मान कितना है 45, तो इसमें कितना है 45, तो ये क्या है सममित अवस्था है, थीटा 1 बराबर थीटा 2, ये क्या है सममित अवस्था, सममित अवस्था। सममित अवस्था में देखते हैं प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र, प्रतिबिंबों की संख्या, तो संख्या क्या है n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, n बराबर 360 बटे हुए थीटा माइनस 1, क्यों, क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो चेंज करने के लिए काम आएगी, एक निकालना ही पड़ता है इसमें। असममित अवस्था, सममित अवस्था में क्या होता है 1 माइनस 360 बटे हुए थीटा माइनस 1, तो इसका सूत्र प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे हुए थीटा, क्या होता है इसमें 360 बटे हुए थीटा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई दर्पण है, इसमें इसका 45 डिग्री का कोण है, कितना डिग्री का, थीटा 1 पे कितने डिग्री का कोण है 90, थीटा पे कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, तो एक कोण तो दिया हुआ है हमारे को कितना है 45 डिग्री, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 45, और ये कौन सी अवस्था होगी सममित अवस्था, मतलब बराबर है इन दोनों का सममित अवस्था। तो इसे करते हैं 360 के द्वारा, n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करते हैं, n बराबर 360 बटे हुए थीटा माइनस 1, तो n का 360 बटे हुए 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3, तो n बराबर कितने आ गया 3। ये क्या है सममित अवस्था का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं असममित अवस्था का। जैसे ये कोई दर्पण है, इसके ऊपर कोण बना रही है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, थीटा पे तो कितना है 90, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2, ये क्या है एक सममित असममित अवस्था, तो इसमें थीटा का मान कितना है 90, थीटा बराबर 90, और यहाँ पे हमारे को दिया कितना है 30 डिग्री, थीटा 1 का मान कितना है 30 डिग्री, तो थीटा 1 बराबर 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 90, और थीटा 2 का कितना मान बच गया 60। तो एग्जांपल देखते हैं, n बराबर 360 बटे हुए थीटा, 360 बटे हुए थीटा, तो 360 मतलब 360 बटे हुए 90, 0 से 0 बचे 936, 4, ये क्या है 4, इसमें निकालना नहीं है माइनस माइनस, तो ये थीटा मतलब संख्या कितनी प्राप्त होगी 4, प्रतिबिंबों की संख्या, ये 4 क्या है एक प्रतिबिंबों की संख्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है।
सममित अवस्था और असममित अवस्था दूरी। अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण फोकस एफ सी को क्या कहते हैं? एफ सी क्या है यहाँ पे? गोलीय दर्पण की सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इस दर्पण की क्या है? सी वक्रता केंद्र है। एफ क्या है? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु है। और इन दोनों की मध्य दूरी पूछे आपको, इन दोनों की मध्य दूरी मतलब है किसकी किसके मध्य की दूरी? फोकस स्मॉल एफ के द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है? फोकस दूरी को, फोकस दूरी को। और सी एफ सी और एफ इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? मुख्य अक्ष के द्वारा, मुख्य अक्ष के द्वारा। सी पी, सी और पी ये क्या है? ध्रुव, पी ध्रुव। पी को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? ध्रुव के रूप में, ध्रुव। और सीपी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किस रूप में? आर के द्वारा व्यक्त किया, आर। अब चिन्ह परिपाटी, फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु हो गया एफ के, स्मॉल एफ हो गया फोकस दूरी, सी एफ सी एफ क्या है? मुख्य अक्ष। एफ सी एफ क्या है? मुख्य अक्ष बोले जाते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब चिन्ह परिपाटी में पहले देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में दूरी का निर्धारण दर्पण व लेंस के ध्रुव व प्रकाश केंद्र से होता है। दूरी का निर्धारण किस किस से होता है? दर्पण व लेंस के ध्रुव, दर्पण व लेंस, दर्पण व लेंस के ध्रुव व प्रकाश केंद्र से होता है, से होता है। दूसरा देखते हैं बिंदु, दूसरा बिंदु है प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापने पर धनात्मक होगी। प्रकाश किरण की क्या होगी? प्रकाश किरण की दिशा, प्रकाश किरण की दिशा में दूरी, प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापने पर धनात्मक होगी। किस रूप में होगी? धनात्मक, पर धनात्मक होगी। और जबकि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा जिस दिशा में जा रही है उसी दूरी को मापने के लिए किस रूप में? धनात्मक। और जबकि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में दूरी मापने पर ऋणात्मक होगी। कैसे होगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं।
दूसरा क्या है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की, अवतल लेंस, अवतल दर्पण व अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरा देखते हैं, अवतल दर्पण हो गया तो उत्तल दर्पण है वह उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होगी, धनात्मक, किस रूप में, धनात्मक होगी, धनात्मक होती है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो किस रूप में, धनात्मक होगा, और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा है तो किस रूप में, ऋणात्मक। किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एच के द्वारा। और प्रतिबिंब कैसा हो, प्रतिबिंब सीधा हो तो उसकी दूरी मतलब धनात्मक, और धनात्मक है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कैपिटल एच के द्वारा। किस रूप में, कैपिटल एच के द्वारा। आवर्धन क्षमता हो किस रूप में, एम के द्वारा। आवर्धन क्षमता का मान एम जबकि धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का होता है। किस रूप में होता है, जैसे कैपिटल एम आ जाए, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता एम हो, कैपिटल एम, तो उसका मान किस रूप में होगा, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, धनात्मक होगा। और स्मॉल एम, उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो, स्मॉल एम, तो उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक। किस रूप में प्राप्त होगा, ऋणात्मक के रूप में प्राप्त होगा। और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। जब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका तो कैसा होगा, आभासी। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। उसका कैसा होगा, काल्पनिक। ऋणात्मक का कैसा होगा, काल्पनिक, काल्पनिक। और इसका कैसा होगा, आभासी। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। मतलब धनात्मक है, धनात्मक है तो कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, आवर्धन क्षमता को। और आवर्धन क्षमता मतलब स्मॉल एम हो तो उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। उसका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, मतलब उसका काल्पनिक होगा। और धनात्मक होगा तब वो क्या होगा, आभासी। अब इसकी प्रकृति हो गई। अब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति, अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की